मुंबई के होटल ट्राइडेंट में महाविकास अघाड़ी के नेताओं का बैठना शुरू हो गया है। इस बैठक से पहले दिल्ली से मुंबई तक कैसे सीटों के बंटवारे पर दिन भर माथापच्ची होती रही। दरअसल कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट दिल्ली से अब मुंबई पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने शरद पवार के आवास सिल्वर ओक जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई के साथ मातोश्री से निकल चुके हैं। थोराट ने कांग्रेस हाईकमान का संदेश मातोश्री में उद्धव तक पहुंचाया। नाना पटोले से उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने बातचीत की जिम्मेदारी जो है बाला साहब थोराट को सौंपी थी, जो कि मिलनसार और हम्बल माने जाते हैं। कांग्रेस के स्टैंड से शिवसेना का रुख भी नरम पड़ा, जो नाना पटोले पर कई दिन से हमलावर थे कि उन पर सीट बंटवारे में अड़चन डालने का आरोप तक लगा रहे थे कि अगर दोनों में सहमति नहीं बन रही है तो उसके लिए अगर कोई अवरोध है, कोई रोड़ा है, तो वो नाना पटोले हैं। तो कांग्रेस कमान ने थोराट को जिम्मेदारी दी है और अब आगे बातचीत कहां पहुंच रही है। बहुत सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा जो कुछ जगह का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है। कितनी सीट को लेकर सर दिक्कत? नहीं इतने ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत थोड़े सीट से। क्या ये कब तक मामला सुलझ जाएगा? जल्दी सुलझाना पर इसको लिमिट है, टाइम लिमिट है ना हमारे पास। कब तक टाइम लिमिट दिया सर? टाइम लिमिट 29 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। इसका तो मतलब इसका जल्दी करना पड़ेगा हमें। सर क्या उद्धव ठाकरे से बात हो रही है? क्योंकि अभी चल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। तो बाला साहब थोराट जो हैं दिल्ली से संदेश लेकर पहुंचे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि भाई सब कुछ निपटा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी, सहमति बन जाएगी। सचिन ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बैठक से पहले ठाकरे सेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सारे मतभेद दूर कर लिए जाएंगे। नाना पटोले पर हमला बोलने वाले संजय राउत आज बाला साहब थोराट के आगे किए जाने से खुश नजर आए, क्योंकि उद्धव यूबीटी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो जो हैं नहीं चाहते हैं कि नाना पटोले जो हैं इस पूरी बातचीत में कहीं भी नजर आए। उनके रुख से ये बातचीत नहीं बन पा रही है, उसके लिए नाना पटोले को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन अब संजय राउत ने भी अपनी जो तेवर हैं थोड़े नरम किए हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। शरद पवार साहब से और जयंत पाटिल साहब से लंबी मीटिंग चली और एनसीपी और शिवसेना में एक आध दूसरा सीट छोड़ा तो कोई ज़्यादा हमारे में मतभेद नहीं है। वो भी आज शाम तक दूर हो जाएंगे। आज बाला साहब थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, संजय राउत और बाला साहब थोराट को सुनने के बाद तो लग रहा है कि बातचीत कुछ बनती हुई नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं डेडलॉक पर पहुंच गई थी। देखिए, बाला साहब थोराट यहाँ से निकले, नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। नाना हिंदी में बताइए। नाना हिंदी में बताइए। आज एमयू की बैठक हो रही है, क्या आज मामला सुलझ जाएगा? आपने बाला साहब थोराट को भेजा था, उन्होंने बातचीत की है उद्धव ठाकरे से, यहाँ पर आपको ब्यौरा दिया है। बिल्कुल, अभी बाला साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है और कुछ रास्ता बन सकता है ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने जहां पर विवाद नहीं है वहां पर उन्होंने एबी फॉर्म देने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की सीटें अभी भी लटकी हुई है, कब तक आपकी लिस्ट आएगी? किसने कहा है कांग्रेस की सीटें लटकी? हमारा सीएसी कल हो गया है। अभी कल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारे नेता आज हमारी नेत्री प्रियंका गांधी, इनका फॉर्म भरने के लिए सब लोग वायनाड गए हैं और कल हम लोग उसको टिकट सबका जाहिर करेंगे। अलायंस से बना रहेगा, आपको विश्वास है? अलायंस बना रहेगा, अलायंस बना रहेगा। जो कुछ सीटों को लेकर डिस्प्यूट है उसमें अब झगड़ा या बात इतनी नहीं बढ़ेगी कि अलायंस टूट जाए। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि महायुति में कैसे सागर बंगले में जाइए, वर्षा बंगले में जाइए, कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ थोड़ा वो भी दिखाइए। हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग का इशू, उनका तो सीट शेयरिंग के आगे निकल के आया है, उनका तो बहुत मारामारी है, लेकिन वो नहीं दिखाते हुए महाविकास अघाड़ी के बारे में दिखा रहे। अरे मुझे यही कहना है कि रास्ता बनाएंगे, इसलिए आज हमने वरिष्ठ हमारे नेता बाला साहब थोराट जी को भी
शरद पवार जी के पास और उद्धव जी के पास हमने भेजे थे। अभी वो चर्चा करके आए हैं, अब मीटिंग में हम जा रहे हैं। कितनी सीटों पर बात की है? अभी भी कितनी सीटें पर बातचीत बनी हुई है, मतलब अटकी हुई है? होगा अभी, आज आपको पता लगेगा। नाना पटोले यहाँ पर ये बात कर रहे थे और उनका कहना है कि आज उनका प्रयास रहेगा कि ये पूरा जो मामला है उसको सुलझा लिया जाएगा। करीबन अभी भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन तक सीटें हैं, खासतौर पर इसमें विदर्भ की सीटें हैं और मुंबई की कुछ सीटें हैं जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है शिवसेना के साथ, और उन सीटों पर गतिरोध सुलझाने की आज पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद कल कांग्रेस की लिस्ट पहली जारी हो जाएगी, ऐसा नाना पटोले ने कहा कि आज प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन के लिए जो है वायनाड में सभी तमाम नेता गए हैं, इसलिए हो सकता है कि आज नहीं लेकिन कल जरूर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। जी सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने में अब सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा है। आज से नामांकन शुरू हो गए हैं और 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में एमवीए के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी पशुपेश में हैं कि भाई सीट कंफर्म होगी या आखिर में कोई पेच फंस जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि पेच किन किन सीटों पर फंसा हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच कुल 15 सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है, जिसमें मुंबई की 3 और विदर्भ की 12 सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि भाई अगर मुंबई में आप बिग ब्रदर बनना चाहते हैं तो विदर्भ, जहां पे हमने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे हमें डोमिनेंस दीजिए। मुंबई की जो सीटें फंसी हुई हैं पहले उनके बारे में आपको बता दें। मुंबई की बायकुला, बांद्रा ईस्ट और वर्सोवा सीटों पर कांग्रेस और ठाकरे सेना दोनों दावा ठोक रहे हैं। बांद्रा ईस्ट शिवसेना का पुराना गढ़ है, तो मौजूदा विधायक जिशान सिद्दीकी कांग्रेस से आते हैं। 2019 में बाकुला सीट शिवसेना की यामिनी जाधव ने जीती थी। दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के वारिस पठान रहे थे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। 2014 में एआईएमआईएम के वारिस पठान ने जीत हासिल की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। शिवसेना ने यहां पर चुनाव नहीं लड़ा था। 2009 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी और राज ठाकरे की एमएनएस दूसरे नंबर पर रही थी और शिवसेना यहां पर चौथे नंबर पर आई थी। अब बात वर्सोवा सीट की करें तो 2019 और 2014 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। वहीं 2009 में वर्सोवा सीट कांग्रेस ने जीती थी और शिवसेना नंबर 2 पर रही थी। जाहिर है बांद्रा ईस्ट की मौजूदा सीट कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने को राजी है और शिवसेना अपना जो गढ़ है वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। बायकुला सीट हालांकि संभावना लग रही है कि कांग्रेस छोड़ सकती है, क्योंकि यहां लड़ाई शिवसेना और एआईएमआईएम के बीच होती है। वर्सोवा सीट शिवसेना छोड़ सकती है क्योंकि यहां लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है, यानी कि बांद्रा ईस्ट की जो सीट है वो सबसे ज्यादा फंसी हुई है। दिनेश मौर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुंबई की सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है, जबकि मुंबई में शिवसेना हमेशा चाहती है कि उसको एक बड़े भाई का दर्जा मिले, भले ही बाकी के रीजन में विदर्भ में कांग्रेस अगर एडवांटेज चाह रही है। तो क्या आपको लगता है जिशान सिद्दीकी की सीट जो है इतने आसानी से कांग्रेस जाने देगी? देखिए, कांग्रेस का प्रयास तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस पर बातचीत कर इस सीट को हासिल करने का प्रयास करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 6 वार्ड है। 6 में से 4 वार्ड में शिवसेना के नगर सेवक थे, पार्षद थे, बावजूद इसके इन 4 वार्ड में उन्हें लीड नहीं मिली थी। जिन 2 वार्ड में उन्हें लीड मिली थी उनके उम्मीदवार को, वो दोनों ही कांग्रेस के वार्ड है। वहां पर इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि ये सही मौका, और यहाँ से 27,000 की लीड मिली थी, तो कांग्रेस को लग रहा है कि चूंकि उनके यहाँ पर सिटिंग विधायक थे, ऐसे में अगर ये सीट उनके पाले में आती है तो यहाँ से उनका एक और उम्मीदवार जीत सकता है। इसीलिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस सीट को अपने खाते में ले लेकिन उद्धव ठाकरे ने तय किया है कि अगर बांद्रा पूर्व सीट चाहिए तो चांदीवली, जहां से कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेता है नसीम खान वो लड़ते थे, वो सीट फिर शिवसेना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चांदीवली सीट पर शिवसेना का सिटिंग विधायक है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अगर उन्हें अपने बड़े नेता नसीम खान के लिए चांदीवली की सीट चाहिए होगी तो उन्हें बांद्रा पूर्व की सीट छोड़नी होगी, जहां से जिशान सिद्दीकी फिलहाल विधायक है। तो ये बड़ी शर्त रखी है और शायद इसी शर्त की वजह से कांग्रेस जो है वो न चाहते हुए भी उन्हें बांद्रा इसकी सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नसीम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त किसी भी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवारी नहीं देने की वजह से नाराजगी भी जताई थी, तो दोबारा वो नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा मुस्लिम नेता नाराज हो जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच शिवसेना और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा जो है विदर्भ रीजन को लेकर है, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी लड़ाई में हराया था और बड़ी जीत हासिल की थी। विदर्भ में विधानसभा की 62 सीट हैं और लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीट, ठाकरे सेना ने 1 सीट और शरद गुट ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, सिर्फ 2 और शिंदे सेना को 1 सीट मिली थी। इसलिए नाना पटोले विदर्भ में ठाकरे सेना को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे विदर्भ में अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस को लगता है कि विदर्भ में वो इस बार भी ज्यादा सीटें जीत सकती है और लोकसभा की तरह का प्रदर्शन कर सकती है।
अब आपको बता दें कि विदर्भ की किन 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच जंग चल रही है। अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाटीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा शामिल हैं। ठाकरे सेना का लॉजिक है कि उसने विदर्भ में रामटेक समेत 2 लोकसभा सीटें छोड़ दी थी, लिहाजा अब कांग्रेस यहां शिवसेना के लिए उसी तरह सीट छोड़े। लेकिन राजनीति हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते हैं। लोकसभा के बाद कांग्रेस विदर्भ पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती है और वहां शिवसेना को मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर नतीजे हक में आते हैं तो फिर बार्गेनिंग में भी मदद मिलती है जब वेटेज आपका ज्यादा होता है। जबकि शिवसेना कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए विदर्भ का मैदान पूरी तरह से कांग्रेस के लिए वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं। नाना पटोले से उद्धव इसीलिए नाराज हैं। अब समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों कही जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ ने बीजेपी को करारा झटका दिया था और बीजेपी की टैली 105 पर अटक गई थी। 2019 में विदर्भ में बीजेपी को 29, कांग्रेस को 15 और अन्य निर्दलियों को 8 सीटें मिली थी। शिवसेना को 4, एनसीपी को 6 सीटें मिली थी। जाहिर है जो विदर्भ की लड़ाई में बड़ी जीत हासिल करेगा वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सबसे बड़ा दावेदार साबित होगा। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट और शरद पवार की मुलाकात के एनसीपी नेता रोहित पवार ने अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमानी हैं और यहां गुजरात स्टाइल की राजनीति नहीं चलने देंगे। रोहित पवार ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी शानदार प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। अमित शाह साहब ने ऐसे कहा था कि गुजरात स्टाईल की राजनीती अभी महाराष्ट्र में लानी पडेगी। आता गुजरात स्टाईलची राजनीती म्हणजे काय, 2 समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की, बस यही चीज शायद बीजेपी महाराष्ट्र में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राई किया, ये संतों का महाराष्ट्र है, ये विचारवंतों का महाराष्ट्र में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये गुजरात स्टाइल है ना, यहाँ के स्वाभिमानी महाराष्ट्र के लोग अपने पैर के नीचे तुड़वाएंगे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आएगी। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करेंगे। कल शाम को 4 बजे नीलेश राणे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी ज्वाइन कराएंगे। वो शिंदे गुट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नीलेश राणे को कल शाम 4 बजे एकनाथ शिंदे शामिल कराएंगे अपनी पार्टी में। कल शाम को 4 बजे नीलेश राणे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी ज्वाइन कराएंगे। वो शिंदे गुट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के लिए। यह खबर थोड़ा झटका देने वाली है। नवी मुंबई से बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप नाइक ने बीजेपी छोड़ शरद गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। संदीप नाइक के बारे में कहा जाता है कि शरद गुट से उनका टिकट कंफर्म है। उन्हें बेलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। संदीप नाइक को बेलापुर से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वो नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने उनके पिता गणेश नाइक को एरोली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। गणेश नाइक को ओबीसी की आगरी जाति का बड़ा नेता माना जाता है। नवी मुंबई में नाइक परिवार का अच्छा दबदबा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। वोट बैंक के लिहाज से भी देखें, बड़े कद के लिहाज से भी देखें, बीजेपी के लिए यह झटका इसलिए है क्योंकि नवी मुंबई से बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप नाइक ने बीजेपी छोड़ दी है और शरद गुट में जाने का ऐलान किया है, यानी कि एनसीपी शरद पवार में जाने का ऐलान किया है।